मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी शरीक हैं, जबकि मुफ्ती इसाक साकी, मौलाना अफजल हैदरी और मौलाना शफीक पसरूरी समेत दीगर भी मौजूद हैं। चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयते हिलाल कमेटी करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद नदीम सिफरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा, रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त ऐवान औकाफ में जारी है, जिसकी सदारत डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो कमेटी के मेंबरान हैं और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे यहाँ शरीक हैं और शहर में तकरीबन 45 से 47 मिनट तक जो चांद है उसको देखा जा सकेगा। हमारे साथ डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, आपका इजलास शुरू हो गया है, महकमा मौसमियात क्या कहता है, कितनी तवक्को है कि आज चांद नजर आ जाएगा? और मतलब तो आज तो अबर आलूद नहीं लग रहा, अब तो मुझे कितनी देर तक देखा जा अभी सकेगा? जो मैं आपके पास आने से कबल अभी डायरेक्टर मौसमियात से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि आज लाहौर में इम्कान रोशन है और 7:47 पर लाहौर में इम्कान है। और आज इस वक्त हमारा जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वो कोयटा में हो रहा है। वहाँ कोई 8:08 तक वहाँ नकुंडी जो है वो आखिरी मरकज़ है जहाँ पर चांद की रोयत का इम्कान है। लेकिन आज मतला जो है लाहौर के अंदर आप देख रहे हैं साफ़ है और इम्कान है कि लाहौर में भी चांद नज़र आए। अच्छा, क्या तरीकाकार क्या होता है? आप यहाँ जो जोनल कमेटी का इजलास हो रहा है, न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर से शहादतें होती हैं, वो शहादत जब आपके पास आ जाती है उसको फॉरवर्ड किया जाता है या खुद आप अनाउंस कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है? उसमें ये जोनल रोयत हिलाल कमेटी, दरअसल ये सूबाई रोयत हिलाल कमेटी है। जो मैकेनिज़्म है इसका वही है कि जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर किसी एक जगह पर बैठती है और फिर ये जितनी भी शहादतें हमें मौसूल होती हैं वो हमारी उनके साथ फिर मरकज़ी कमेटी के साथ कम्युनिकेशन रहती है, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। और इसमें जो अहम तरीन बात है कि लाहौर की कमेटी जो है ये इसमें चूँकि वकी उलमा मौजूद हैं और अहम तरीन बात ये है कि जैसे आज मौसमियात वाले कहते हैं कि जी चांद नज़र आने का इम्कान है और लाहौर की इस बुलंद इमारत पर आज हम जब यहाँ मौजूद हैं और अगर एक चांद नज़र आ जाता है तो फिर वो तो नज़र आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इख्तियार अनाउंस करने का वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी। इसका मतलब है कि 7:47 से पहले अगर आपको चांद नजर आ जाता है तो आप उसकी शहादत भेज देंगे, लेकिन ऐलान जो है वो मरकज करेगा 8:30 बजे के बाद। यही बात कर रहे हैं आप? नहीं, 8:30 का फिर ऐलान इंतज़ार ज़रूरी नहीं है। जैसे ही यहाँ से जो हमारी जोनल या सूबाई रोयत हिलाल कमेटी इसको वेरीफाई करके फिर मरकज़ को मुत्तला कर देती है तो उसमें फिर ताख़ीर तो बिला जवाज़ है मेरे ख्याल में, वो किसी भी वक्त उसका फिर ऐलान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी। जिस तरह उन्होंने बताया है कि जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। 7:47 तक लाहौर शहर में चांद देखा जा सकेगा। आज मतला अबर आलूद नहीं है, इसलिए रोशन इम्कान है कि आज चांद नज़र आ जाएगा। अगर लाहौर समेत सूबा पंजाब में किसी जगह पर चांद नज़र आने की शहादत मसूल होती है तो जोनल कमेटी मरकजी कमेटी को भिजवाएगी और मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। अच्छा शाहिद, ये भी बताइएगा, आज इस इजलास में मजीद कौन कौन से लोग मौजूद हैं और उनका आज के चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से क्या कहना है? जी देखें, ज़्यादातर किरदार जो होता है वो कमेटी का इजलास जो होता है उसमें महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान का होता है। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि ग़रूब आफ्ताब के बाद इस इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है और महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि 47 मिनट यानी कि 7:47 तक जो चांद है उसको देखा जा सकेगा। तो आज शहर में चूँकि बादल नहीं है, मतलब अबर आलूद नहीं है, तमाम उलमा इकराम भी यहाँ मौजूद हैं, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ना सिर्फ ये खुद देख सकेंगे बल्कि शहर में अगर किसी शहरी की जानिब से भी शहादत मसूल होती है या किसी आलिम की जानिब से भी शहादत मसूल होती है तो उसकी कन्फर्मेशन की जाती है और जब कन्फर्म होता है और जोनल कमेटी उसको देखने के बाद जो फैसला है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को भिजवाती है। तो जो मुहर्रमुल हराम का पहले दिन का और या मुहर्रमुल हराम के आगाज़ का बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है उसका अख्तियार सिर्फ मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के पास ही है। जी ठीक है शाहिद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। खबरदार, कोरोना का PCR टेस्ट सिर्फ 60% काबिल एतमाद है। कोरोना की भारतीय किस्म PCR टेस्ट में भी तशखीस नहीं हो रही, तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये बताया गया। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम बताते हैं कोरोना की अलामात जाहिर होने पर एहतियात करें, टेस्ट पर तकिया ना करें। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम की सिटी 42 से गुफ्तगू।
जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, भारतीय वेरिएंट से बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पीसीआर टेस्ट जो है डेफिनेटली हर इंसान को कराना चाहिए। इस टेस्ट के बारे में पहले भी 60% थी प्रोबेबिलिटी कि वो पॉजिटिव आएगा, अब भी मैं ये कहूँगा कि 60% ही है। लेकिन चूँकि ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है, तो जिसका टेस्ट नेगेटिव आता है और वो अपनी केयर नहीं करता, उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन रेट है इस दफ़ा और बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया और डिज़ीज़ एग्जिस्ट कर रही है और आपने केयर नहीं की, तो इसका मतलब है कि आप पूरे घर को उससे इन्फेक्ट करेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं आजकल, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उल्टी और सर में दर्द ख़ास तौर पे, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें डिफरेंट सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आपको अपने आप को केयर करनी है, आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, वे पीसीआर चेक करवाना है। पीसीआर नेगेटिव भी आता है और सिम्टम्स आपके कंटिन्यू हो रहे हैं और कंटिन्यू होने के बावजूद आप उस चीज़ को केयर नहीं करेंगे तो ये सोच लें कि ये ट्रांसमिट हो जाएगा। नंबर 2, अगर वही सिम्टम घर में 2 लोगों को आ गया या 3 लोगों को आ गया तो ये आपके लिए डेफिनेटली अलार्मिंग चीज़ है, बिकॉज अगर ये 2 या 3 को घर में हो गई है बुखार, खांसी, नज़ला, तो इसका अगेन ये कोविड की ही डेल्टा की ही अलामत है, बिकॉज वो तेज़ी से स्प्रेड करता है। अब क्या किया जा सकता है इसके बारे में? फौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर से रजू करें, उससे उसके बारे में पता करें। टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद बाकी टेस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, उसको भी देखें। तो ये ना सोचें कि एक टेस्ट, बाकी टेस्ट कौन सा करवाया जा सकता है अगर अलामात इतनी वाज़ेह हैं? देखिए, उसमें डिपेंडिंग ऑन आप कितने दिन से बीमार हैं उसके मुताबिक ब्लड टेस्ट हैं, सीआरपी है, डी डाइमर है, फेरेटिन है। अब तो लोगों को इस सारी चीज़ों की आगाही काफ़ी है, लेकिन जो फाइनलिटी जिस टेस्ट के साथ मेरे लिहाज से है वो है HRCT। जो CT स्कैन में डिज़ीज़ नज़र आ जाए, दैट मीन्स ऑलरेडी आपकी डिज़ीज़ को 8 से 9 दिन हो चुके हैं। एक्सरे की तरफ जाने वाले लोग हमेशा झाके में रह जाते हैं, क्योंकि एक्सरे पे ये डिज़ीज़ अपने 10वें 11वें दिन पे जाके नज़र आएगी। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं एक्सरे पे डिज़ीज़ नज़र आए, तो उस वक़्त तो ये सोचें कि आप इंतज़ार करें कि आपका ऑक्सीजन लेवल 91% के पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपका और लूँगा। लोग हमेशा आके कहते हैं जी मेरा तो 94 ऑक्सीजन लेवल है, डॉक्टर साहब मेरे लिए तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपका लेवल 98 था नॉर्मली, जो कि हमेशा हर जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए 97, 98 हर वक्त ऑक्सीजन लेवल रहता है। आपको जब ये डिज़ीज़ शुरू होती है, तो जब ये डिज़ीज़ शुरू होती है, जब तक के लंग को ये 60-70% इन्वॉल्व नहीं करती, ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरता। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि अगर किसी के लंग में एक लंग कैंसर डेवलप होता है टू द एक्सटेंट कि हमें उसकी लोबेक्टमी नहीं, न्यूमोनेक्टमी, पूरा फेफड़ा ही निकाल के फेंकना पड़ता है, तो आप क्या सोचते हैं कि उसका सैचुरेशन क्या लेवल होगा? वो ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 बड़ी मुश्किल से टच करता है। इसका मतलब है 50% लंग काम करना छोड़ दे, और दूसरा अगर नॉर्मल है तो उसका ऑक्सीजन लेवल 96 पे है। सो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भी हमारा 94 होए, 93 होए, 92 होए और 91। इसका मतलब 91 पे वो 70-80% लंग को इन्वॉल्व करने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे लिहाज से अब आपने देर कर दी, क्योंकि आपको अपने आप को इलाज हर सूरत में 94-95 पे कर लेना चाहिए। इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने भी बताया कि 91 को टच करने का मतलब है कि आप 80% लंग को बीमार करने के बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा सर, बच्चों में ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये कितना जो है वो अभी तक सामने आया है, कितने केसेस आ रहे हैं, क्या बच्चे भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं? इस वक्त मैं इसकी एग्जांपल तो अभी ही जो मैंने पेशेंट देखा, एक बच्चा है 16 साल का, वो अपने स्कूल से होके आया, उसके बाद आने के बाद वो फुटबॉल ग्राउंड पे गया है, वहाँ पे वो फुटबॉल खेलता रहा। फुटबॉल को अब ये फ्राइडे का वाक़या, फ्राइडे को स्कूल से घर आया, घर से वो फुटबॉल पे चला गया, फुटबॉल के बाद उसको बुखार हो गया।
घर वालों ने इतवार को उसका PCR कराया और आज मेरे पास दिखाने आया, वो 16 साल का है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं उसकी क्लास की क्या पोजीशन है, उसकी फ़ुटबॉल पे जहाँ वो गया था उसकी क्या पोजीशन है। सो ये एक सिंगल एग्जांपल ज़रूर है, बट इसके पीछे क्या है, इसको हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो बच्चा घर पे आया, इसने घर को भी इन्वॉल्व किया, बाकी सारी जगह पे भी इन्वॉल्व किया। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है ये एक पेशेंट मेरे पास आया, इसके पीछे कितने और पेशेंट्स होंगे, इसी किस्म के कितने और लोग होंगे। और बच्चों में जब चूँकि ये बच्चे एक दूसरे का केयर करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं, उनकी वो कैफियत नहीं है कि हम सोचें। और बच्चों के पेशेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों में कोविड पॉजिटिव आ रहा है, काफ़ी से ज़्यादा आ रहा है, पहले से ज़्यादा है, लेकिन सिम्टम्स अगेन थोड़े डिफरेंट होते हैं। बच्चों को खुद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को नज़ला, किसी को जुकाम, किसी को पेट में दर्द, किसी को बुखार आता है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बट वो वायरस कैरी कर रहे हैं और ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। सर, एहतियात क्या करनी चाहिए? टेक होम मैसेज क्या है हर शहरी के लिए? देखिए, अल्टीमेटली टेक होम मैसेज एक ही है, अपने SOPs को फॉलो करें, अपने मास्क को फॉलो करें। देखें, हम दोनों ने मास्क पहने हुए, अब ये चीज़ इन्फोर्स करना स्कूल में, क्लास में तकरीबन इम्पॉसिबल है। मैं ये सोचूं कि मैं अभी भी स्कूलों में छोड़े, हस्पतालों में मैं जाता हूँ, लोगों ने मास्क नाक और मुंह से नीचे उतारा होता है, दाढ़ी पे लगाया हुआ था। मतलब इसको कहते हैं आस्किंग फॉर ट्रबल, मतलब आप खुद आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। मास्क जिसने नहीं पहना वो अपने इंतज़ार कर रहा है कब उसकी बारी आएगी ज़रूर। LDA बजट 2021 और 22 की मंजूरी इल्तवा का शिकार होने का मामला। LDA ने बजट मंजूरी के बगैर मेगा प्रोजेक्ट्स की अदायगियों का हल निकाल लिया। DG LDA की अबूरी मंजूरी से मेगा प्रोजेक्ट्स को अदायगियां कर दी गईं। गुलाब देवी अंडरपास और शेरावाला गेट मंसूबे को 20 करोड़ 70 लाख की अदायगी, शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 14 करोड़ 70 लाख के बिल की अदायगी की गई। तफसीलात जानते हैं, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA के बजट 2021-22 की मंजूरी ना होने की वजह से लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स को अदायगियों के बारे में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। और मेगा प्रोजेक्ट जिसमें गुलाब देवी अंडरपास, शाकाम फ्लाईओवर, शेरावाला गेट फ्लाईओवर, इनकी अदायगियाँ रुक गई थी और करोड़ों रुपए कंट्रैक्टर्स के वाजिबुल अदा थे LDA पर। इसका अब एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला है LDA की जानिब से और DG LDA की जानिब से अबूरी इजाज़त के बाद उनको अदायगियाँ कर दी गई हैं। मजबूरी तौर पर 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को 20 करोड़ 70 लाख की अदायगी की गई है। अगर बात की जाए शेरावाला गेट फ्लाईओवर को तो 14 करोड़ 70 लाख की अदायगी की गई है। इसी तरह जो गुलाब देवी अंडरपास है उसके जो कंट्रैक्टर कंपनी है उसको तकरीबन 7 करोड़ की जो है अदायगी कर दी गई है। और ये तमाम जो बिल थे जो कि ज़ेरे इल्तवा थे कई दिन से, जिसकी वजह से कंट्रैक्टर का तामीराती काम मुतासिर हो रहा था, अदायगियाँ नहीं की जा रही थी। अब वो अदायगियाँ हो सकेगी और ये पैसे जो हैं वो शोबा फाइनेंस LDA की जानिब से कंट्रैक्टर कंपनियों का नाम बहुत शुक्रिया आपका। 15 साल बाद ट्रैफिक वार्डन्स की भी सुनी गई। DIG ट्रैफिक ने वार्डन्स के लिए पोलो T-शर्ट पहनने की इजाज़त मांग ली। SSP हेडक्वार्टर बुशरा जमील ने IG पंजाब को ख़त लिख दिया। वार्डन्स ने यूनिफॉर्म में तब्दीली के लिए PM पोर्टल पर दरख्वास्त की थी। गर्मियों में वार्डन्स सख्त ड्यूटी करते हैं, दरख्वास्त का ये मतन है, जबकि दरख्वास्त में कहा गया कि वार्डन्स को पोलो T-शर्ट पहनने की इजाज़त दी जाए। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, T-शर्ट के लिए दरख्वास्त दी गई है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन जो है वो सख्त गर्मी के मौसम में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी के लिए ड्यूटी पर मामूर होते हैं। तो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से वज़ीर पोर्टल पर शिकायत की गई थी कि उनको भी जो पोलो शर्ट है उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, जिस पर DIG ट्रैफिक की जानिब से मुख्तलिफ पैटर्न्स भी IG पंजाब को भिजवाए गए हैं और सजेशन दी गई है कि ट्रैफिक वार्डन को भी पोलो शर्ट का इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, चूँकि दीगर तमाम फोर्सेज भी गर्मियों के मौसम में पोलो शर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसी हवाले से IG पंजाब की लीगल टीम देखेगी और लॉजिस्टिक ब्रांच बात का इजाज़त देगी कि आया ट्रैफिक वार्डन को रवा साल पोलो शर्ट मुहैया की जाएंगी या अगले गर्मियों के सीजन में नई पोलो शर्ट जो है वो फराहम की जाएगी। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया।
फिरदौस आशिक अवान की वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता मुलाकात न हो सकी। फिरदौस आशिक अवान गवर्नर हाउस की इंतज़ारगाह में मुलाकात के लिए इंतज़ार करती रहीं। गवर्नर हाउस से वापसी पर हेलीकॉप्टर तक चलते चलते सरसरी मुलाकात हुई। ज़राए की जानिब से बताया गया कि फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आज़म से चलते चलते बात करने की कोशिश की। फिरदौस आशिक अवान की नई जिम्मेदारियों के हवाले से जल्द फैसला किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान की वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता मुलाकात ना हो सकी। फिरदौस आशिक अवान गवर्नर हाउस की इंतज़ारगाह में मुलाकात के लिए इंतज़ार करती रहीं, जबकि गवर्नर हाउस से वापसी पर हेलीकॉप्टर तक चलते चलते सरसरी मुलाकात हुई। तफसीलात जान लेते हैं, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफ़ी भट्ट। बिल्कुल जी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो गवर्नर हाउस में मुलाकात के लिए गई वज़ीर आज़म से, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इंतज़ारगाह में वो काफ़ी देर तक बैठी रही, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जिसके बाद जब वज़ीर आज़म वापसी के लिए बाहर निकले तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा उनके साथ साथ हो गई और चलते चलते सरसरी सी मुलाकात उनके साथ हुई और उन्होंने अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद जाने की जल्दी थी, इसलिए कोई लंबी बात नहीं हो सकी। काम ये तय हुआ और जो ज़राया उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में फिरदौस आशिक अवान साहिबा उनके साथ मुलाकात करेगी और अपनी नई जिम्मेदारियों के हवाले से वज़ीर आज़म से हिदायत लेंगी। गवर्नर हाउस में जैसे ही उनसे मुआवने खुसूसी का ओहदा वापस किया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया है, सब ने उनसे जो है वो आंखें फेर दी हैं। पहले पंजाब असेंबली के अंदर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, फिर वो गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गई, वहाँ पर उनकी बाकायदा मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस आशिक अवान की वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता मुलाकात ना हो सकी। फिरदौस आशिक अवान गवर्नर हाउस की इंतज़ारगाह में मुलाकात के लिए इंतज़ार करती रहीं। गवर्नर हाउस से वापसी पर हेलीकॉप्टर तक चलते चलते सरसरी मुलाकात की, जबकि फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आज़म से चलते चलते बात करने की कोशिश की। फिरदौस आशिक अवान की नई जिम्मेदारियों के हवाले से जल्द फैसला किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी शरीक हैं, जबकि मुफ्ती इसाक साकी, मौलाना अफजल हैदरी और मौलाना शफीक पसरूरी समेत दीगर भी मौजूद हैं। चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी करेगी। इस हवाले से इजलास जारी है। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी शरीक हैं, जबकि मुफ्ती इसाक साकी, मौलाना अफजल हैदरी और मौलाना शफीक पसरूरी समेत दीगर भी मौजूद हैं। चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी करेगी और इसी हवाले से इजलास जारी है। मुहर्रम उल हराम का चांद देखा जा रहा है। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान इसमें मौजूद हैं। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी के मेंबरान अब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सामने जारी है और आज लाहौर में जो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मुताबिक चांद नज़र आने का जो वक्त था, जो दौरानिया था, वो 7:47 था। और आज इस इजलास में हमारे साथ जोनल रोयत हिलाल कमेटी के जो आली कदर मेंबरान मौजूद हैं, उनमें बतौर ख़ास मुफ्ती मोहम्मद इसाक साकी अल-अज़हरी, मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ सियालवी, मौलाना अब्दुर्रहमान, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी और इसके साथ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर वो हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अहमद रज़ा सियालवी मौजूद हैं और दीगर उलमा और अमायदीन हमारे साथ मौजूद हैं। महकमा औकाफ के ज़िम्मेदारान और अफसरान मौजूद हैं। लाहौर में जैसा डायरेक्टर मौसमियात हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया था कि आज लाहौर में मतला बिल्कुल साफ़ होने की सूरत में चांद नज़र आने का इम्कान लाहौर समेत पूरे मुल्क में है। लाहौर में चूँकि मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद था, इसलिए जो मुकर्ररा वक्त था उसमें लाहौर में चांद नज़र नहीं आया। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त कोयटा में जारी है और उस साइड पर जैसा हमें डायरेक्टर साहब ने बताया कि नौकुंडी में 8:30 तक चांद नज़र आने का इम्कान है, तो हमें उनके आखिरी ऐलान का इंतज़ार भी करना चाहिए। और हमारे नाजरीन इस समर से आगाह भी हैं कि चांद की रोयत और अदम रोयत का हतमी ऐलान हमेशा मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास ही से होता है, जिसकी इस वक्त कोयटा में मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत कर रहे हैं। तो हमें उनके ऐलान का इंतज़ार करना चाहिए। इस दुआ के साथ
कि आने वाला साल, आने वाला महीना इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए इज़्ज़तों, अज़मतों और आसानियों का बायस हो और इस दुनिया से कोरोना जैसी वबा उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सके और फिर आने वाले अयाम में हम पूरे तंदही के साथ, इन्हमाक के साथ, अकीदत और अरादत के साथ नवासे रसूल इमाम आली मुकाम और आपके साथियों की करबला के रेज़ार पर जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं उनको भी खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश कर सकें और आने वाले माह मुहर्रमुल हराम के पहले दिन हम मुराद रसूल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बत का नजराना भी पेश कर सकें। रब्बाना या मौलाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना। डीजी मजहबी अमूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से बताया गया कि मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।